मेरी अमीर सहेली मुझे मिलने आई तो मेरी भाभी के फटे पुराने कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी, मगर जब मेरे भाई को देखा तो उसकी आशिक हो गई। बोली, मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती हूँ, मगर उसे अपनी पहली बीवी को तलाक देनी होगी। मैंने भाई को भाभी के खिलाफ करना शुरू कर दिया, भाभी पर झूठे इल्जाम लगाती ताकि भाई उसे तलाक देकर मेरी अमीर सहेली से शादी करे और हम अमीर हो जाएं। एक दिन भाई ने भाभी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और मेरी सहेली से शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं बहुत खुश हुई, मगर भाभी जाते हुए मुझे खत दे गई, जिसे मैंने खोलकर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं रोते हुए भाभी को ढूंढने लगी, क्योंकि भाभी ने महविश हमारे कॉलेज की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी। बहुत सी लड़कियां महविश से दोस्ती करना चाहती थीं, मगर वो किसी को लिफ्ट ना करवाती, जबकि मेरी तरफ उसने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे मैंने मजबूती से थाम लिया था और मैं महविश की खूब चमचागिरी करती। उसके पास इतना पैसा था कि वो बेखौफ और बेझिझक होकर पैसा उड़ाती और मेरी चमचागिरी करने पर थोड़ा सा पैसा मुझे भी दे देती। हम हॉस्टल में रहते थे और मेरी माँ मुझे हफ्ते के लिए चंद 100 रुपए देती थी, जिनसे बामुश्किल 2 या 3 दिन ही गुजरते थे, क्योंकि मेरे अब्बा तो बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मा ने बहुत मुश्किल हालात में हमारी परवरिश की। अगर अब्बा की पेंशन का सहारा ना होता तो शायद हमें दर दर की ठोकरें खाना पड़ती। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे। जब वो रिटायर हुए तो उन्हें सरकार की तरफ से एक भारी रकम मिली, जो अम्मा ने उसी वक्त बैंक में जमा करवा दी ताकि कल को बच्चों की पढ़ाई के काम आ सके। अब्बा के इंतकाल के बाद जो पेंशन मिला करती वही हमारा कुल सरमाया थी। मैंने बचपन से ही बहुत तंगी और लाचारी देखी। जब भी मैं महविश को देखती तो मुझे उसकी किस्मत पर रश्क आता कि वो कितनी बेफिक्री से अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करती थी। महविश बाखूबी जानती थी कि मेरा ताल्लुक निचले तबके से है, इसलिए वो अपने साथ साथ मेरी जरूरियात का भी ख्याल करती। ना जाने वो ये मेहरबानी अपनी दोस्ती की बिना पर कर रही थी या फिर उसकी वजह कुछ और थी। ये मेरी समझ से बाहर था। एक दिन महविश मुझसे बोली, जैनब, क्यों ना घूमने के लिए कहीं बाहर चलें, मौसम भी काफी अच्छा है, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। मैं बोली, नहीं महविश, वार्डन का पता है ना, वो कभी भी बाहर जाने के लिए हमें परमिशन नहीं देंगी। महविश बोली, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा की एक कॉल पर सब हो जाएगा। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो प्रिंसिपल मेरे बाबा के कितने अच्छे दोस्त हैं। बस तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ। इतनी देर में मैं वार्डन से बात करती हूँ। मैं रूम में जाने के लिए मुड़ी तो महविश बोली, सुनो जैनब, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना। तुम्हारे पास तो कोई ऐसा ड्रेस है ही नहीं जो तुम पहनकर बाहर मेरे साथ जा सको। तो तुम ऐसे करो, मेरी अलमारी से कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे निकाल कर पहन लो। मैं बोली, अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। हफ्ते वाले दिन कॉलेज ऑफ होने के बाद मैं हॉस्टल गई और अपने कपड़े समेटने लगी, क्योंकि हफ्ते को मुझे लेने के लिए जैद भाई आया करते थे। अगर मैं लेट हो जाती तो मुझे डांट खानी पड़ती। जैद मेरा इकलौता भाई था और हम दोनों बहन भाइयों की बिल्कुल नहीं बनती थी। हर वक्त जब हम इकट्ठे होते नोक झोंक चलती रहती। अम्मा अक्सर कहा करती, जैनब, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें समझ आएगा, अब तो तुम हर वक्त उससे झगड़ती रहती हो। मैं चिढ़ जाती और कहती, अम्मा, भला भाई ऐसे होते हैं? जैद भाई हर वक्त मुझसे झगड़ा करते हैं। एक एक करके हॉस्टल की तमाम लड़कियां अपने घरों को चली गईं। महविश बोली, जैनब, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकती हूँ। मैं बोली, नहीं, जैद भाई मुझे लेने के लिए बस आते ही होंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। तुम जाओ, मैं वेट करती हूँ, बस वो आते ही होंगे। महविश अपने कंधों को उचकाए हुए बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, ओके, फिर मंडे को मिलते हैं। मुझे बाय कहने के बाद महविश वहाँ से चली गई और मैं कितनी देर जैद भाई के आने का इंतजार करती रही। हॉस्टल लड़कियों से बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं पागलों की तरह इधर उधर आते जाते लोगों को देख रही थी। जब जैद भाई ना आए तो मैं वहाँ से पैदल चलती हुई बस स्टैंड पर गई। मेरे जाने से पहले ही बस वहाँ से निकल चुकी थी। मुझे रह रहकर जैद भाई पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। बेंच पर बैठे मैं काफी देर से बस का इंतजार कर रही थी।
जैसे ही बस आई तो मैं भागकर बस की तरफ लपकी। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके सीट मिली तो मैंने सीट पर बैठते ही गहरा सांस खारिज किया। वो सीट मिलने पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे कोई गवर्नर की सीट मिल गई हो। कुछ ही देर बाद ड्राइवर किराए के लिए आवाजें देने लगा। जैसे ही मैंने अपना पर्स खोला तो उसमें सिर्फ 100 का नोट मुझे मुंह चढ़ा रहा था। मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, या खुदा, अब मैं क्या करूं? ये तो बस का किराया भी पूरा नहीं। अगर मुझे पता होता जैद भाई आज मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे तो मैं महवी से ही पैसे ले आती। अब तो ये बस वाला मुझे बीच रास्ते ही उतार देगा। मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं खामोशी से अपना मुंह दुपट्टे से छुपाए बैठी रही। बस कंडक्टर मेरे पास आकर बोला, बाजी किराया दे दो। मैंने पर्स में से 100 का नोट निकाला और उसे देते हुए बोली, भाई मेरे पास यही पैसे हैं। आज मैं काफी दिन के बाद कॉलेज से घर जा रही हूँ। आप फिक्र ना करें, अगर फिर कभी आपका और मेरा सामना हुआ तो मैं आपको बाकी पैसे भी लौटा दूंगी। वो हल्की सी उम्र का लड़का था। बोला, बाजी कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हैं। मेरा मालिक तो स्टूडेंट से वैसे भी किराया नहीं लेता, आप ये भी रख लें। बस ने मुझे सड़क पर ही उतार दिया। वहाँ से घर का रास्ता काफी ज्यादा पड़ता था। शाम के साए ढल चुके थे। परिंदे चहकते हुए अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। फुटपाथ पर चलते हुए अचानक मुझे अपना पाँव हल्का महसूस हुआ। जैसे ही मेरी नजर जूते पर गई तो मैं अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ शिट, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इसे भी आज ही टूटना था। मैं अपने इर्द गिर्द देखते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने दोनों जूते हाथ में पकड़े और नंगे पांव चलने लगी। आने जाने वाले लोग हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे कि मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। दिल ही दिल में मैं जैद भाई को कोस रही थी। जैसे ही मैं गली में एंटर हुई, तेज कदम उठाती हुई घर तक पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। कुछ देर बाद अम्मा ने दरवाजा खोला तो मुझे गुस्से में लाल पीला होता हुआ देखकर बोली, अरे जैनब, तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो लगा आज तुम नहीं आओगी। और ये क्या, न सलाम न दुआ, पूरे 1 हफ्ते के बाद आई हो। आखिर वहाँ सीखती क्या हो जब तुम्हें यही तमीज नहीं कि माँ के साथ दुआ सलाम करनी है। मैं जोर से अपना बैग चारपाई पर पटकते हुए बोली, अम्मा, ये जैद भाई कहाँ हैं और मुझे आज क्यों नहीं लेने आए, जब उसे पता था कि हर हफ्ते वो मुझे लेने जाता है। अगर नहीं जाना था तो कम से कम मुझे इत्ला तो कर सकता था। उसकी वजह से आज मुझे इतनी जिल्लत उठाना पड़ी। मेरे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं थे। अम्मा बोली, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? वो बेचारा कौन सा घर में बैठा आराम कर रहा है? सुबह से निकला नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र है, लेकिन उसे अपने अलावा हम दोनों की भी फिक्र है। अगर वो घर होता तो तुम्हें जरूर लेने जाता। मैं बोली, अच्छा अम्मा, बस करें, मुझे पता है आप उसी की ही तरफदारी करेंगी। आखिर को आपका लाडला बेटा है। अच्छा ये सब छोड़ें, क्या कुछ खाने को मिलेगा? चल चल कर पेट खाली हो गया है। अम्मा बोली, अच्छा तुम बैठो, बस अभी कुछ देर में ही खाना बनने वाला है। तुम जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, इतनी देर में मैं खाना लगाती हूँ। रात काफी लेट जैद भाई घर लौटे। तब तक मैं सो चुकी थी, वरना मैंने सोच रखा था कि आते ही जैद भाई की क्लास लूंगी। सुबह मैं जैद भाई के उठने से पहले उठ गई। उठते ही पहले मैं अपना हिसाब बराबर करने के लिए जैद भाई के कमरे में गई तो वो बेखबरी की नींद सो रहे थे। मैं पहले तो सोचती रही कि क्या किया जाए, फिर एकदम मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया। मैंने साइड टेबल से गुलदान पकड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया। गुलदान की आवाज सुनकर जैद भाई एकदम से बुखलाकर उठ बैठे और अपने इर्द गिर्द देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। उनका ऐसा चेहरा देखकर मेरी हंसी निकल गई। जब जैद भाई की नजर मुझ पर पड़ी तो वो बोले, अच्छा ये सब तुम्हारा किया धरा है? मुझे लगा शायद मेरे कमरे में बिल्ली घुस आई है। मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी बिल्ली हॉस्टल से आ चुकी है। वैसे तुम आई कैसे? मैं अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, आपको इससे क्या, मैं जैसे भी आई आपने तो मुझे जलीलो ख्वार करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैद बोला, मेरा पक्का इरादा था कि मैं तुम्हें लेने जाऊंगा, मगर फिर एक अर्जेंट काम आड़े आ गया। मैं अपनी नाक सुकेड़ते हुए बोली, ऐसा भी कौन सा काम था जो आपको बहन से ज्यादा जरूरी था? जैद भाई कंबल एक साइड पर करते हुए बेड से नीचे उतरते हुए बोले, वो तुम्हें आज शाम तक पता चल जाएगा। अच्छा अब तुम जाओ, अम्मा के साथ नाश्ता बनाने में उनकी मदद करो। वो बेचारी सारा दिन अकेली लगी रहती हैं। जब तुम घर आती हो कम से कम तब तो अम्मा को आराम करने दिया करो।
میں بولی اچھا اگر آپ کو اماں کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ شادی کیوں نہیں کروا لیتے؟ جب آپ کی بیوی آ جائے گی تو خود ہی سارا گھر سنبھالیں گی، اماں کو بھی آرام مل جائے گا۔ زید بھائی بولا نہیں زینب، پہلے تو میں تمہاری شادی کروں گا، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا۔ میں زید بھائی کی طرف آنکھیں نکالتے ہوئے بولی اس کا مطلب ہے آپ اپنی بیوی کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ میں اپنی بھابھی پر روب بھی نہ جما سکوں۔ بھائی اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولا اچھا تو تم میری شادی اس وجہ سے کروانا چاہتی ہو تاکہ تم میری بیوی پر روب جھاڑو، پھر تو میں کبھی بھی تم سے پہلے شادی نہیں کرواؤں گا۔ میں ناراض ہوتے ہوئے زید بھائی کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتا رہا نہیں زینب میں تو مذاق کر رہا ہوں، تم تو میری بات کا برا مان گئی۔ میں منہ پھلاتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ اماں بولی تمہیں کیا ہوا، کیوں ایسے منہ پھلا کر پھر رہی ہو؟ کیا زید نے کچھ کہا ہے؟ ایک تو یہ تم دونوں کی ہر وقت کی لڑائی، اب تو تم دونوں بڑے ہو گئے ہو، اب تو یہ لڑنا چھوڑ دو، خدا جانے تم دونوں کو کب عقل آئے گی۔ میں بولی اماں زید بھائی مجھے جان بوجھ کر چھیڑتے ہیں۔ اماں بولی زینب میں تمہیں بھی اچھے سے جانتی ہوں، تم کم نہیں ہو۔ میں اپنے پیر چٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں جانتی ہوں آپ زید بھائی کی ہی سائیڈ لیں گی، میں بھی اب ہاسٹل چلی گئی تو جلدی نہیں آؤں گی، مگر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، چاہے تو پوری زندگی نہ آؤں۔ اماں بولی اچھا بات تو سنتی جاؤ، ناشتہ کر لو، صبح صبح اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں اماں کی بات سننے کے لیے رکی، یہ کہتے ہوئے پھر آگے چل دی کہ یہ ناشتہ آپ اپنے بیٹے کو ہی کروائیں، جب میرا جی چاہے گا میں کر لوں گی۔ کچھ دیر بعد اماں ٹرے میں ناشتہ لیے میرے کمرے میں آئی، ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی زینب یہ لو ناشتہ کر لو، تم تو خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی ہو۔ اماں سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی اچھا سنو، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر زید کی شادی کر دیں، تم اور زید دونوں چلے جاتے ہو تو میں اکیلی گھر میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں، زید کی شادی ہو جائے گی تو چلو میرا بھی دل لگا رہے گا۔ اماں ویسے کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ، لیکن ابھی زید بھائی کی جاب بھی تو نہیں ہے، آپ جہاں بھی لڑکی دیکھنے جائیں گی وہ سب سے پہلے یہی پوچھیں گے نا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اماں بولی تم اس کی فکر مت کرو، زید کل ہی ایک کمپنی میں انٹرویو دے کر آیا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہاں اسے جاب مل جائے گی۔ میں اکتا کر بولی اماں پہلے بھی تو زید بھائی نے اتنی جگہ انٹرویو دیا ہے لیکن کہیں سے بھی انہیں جاب کی آفر نہیں آئی۔ ابھی میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ زید بھائی ہاتھ میں لیٹر پکڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اماں کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا ڈالتے ہوئے بولے اماں آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، یہ دیکھیں آفس والوں کی طرف سے یہ لیٹر مجھے ابھی ملا ہے، میں کل سے جاب سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اماں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی دیکھا زینب میں نے کہا تھا نا، پتہ نہیں وہ کون سے خوش نصیب ہے جو اس گھر میں پاؤں رکھنے والی ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہی میرے بیٹے کی جاب لگ گئی۔ میں چٹ سے بولی لیکن بھائی سیلری کتنی ہوگی؟ تو زید بھائی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ بولے سیلری تو کم ہی ہے، یہ جاب ملنا ہی میرے لیے بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں یہ جاب ملنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، ہر طرف تو رشوت اور سفارش چل رہی ہے اور میرے پاس ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، جبکہ میرے نمبر بھی بہت اچھے ہیں۔ اماں زید بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی زید اگر تم پوری محنت اور لگن سے کام کرو گے تو تمہاری ترقی ہو جائے گی اور پھر تمہیں سیلری بھی اسی حساب سے ملے گی۔ زید بھائی بولا جی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے یا پھر اب بھی مجھے خود ہی جانا پڑے گا؟ اب تو ویسے بھی آپ کی جاب لگ گئی ہے، اب آپ میری ڈیوٹی کہاں سے دے پائیں گے؟ اب تو مجھے بسوں میں ہی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ زید بولا نہیں میں تمہیں خود چھوڑاؤں گا اور خود ہی لینے آؤں گا، تم جاب کی فکر مت کرو، میں کیسے بھی کر کے مینج کر لوں گا۔ اگلے دن زید بھائی مجھے کالج کے گیٹ پر اتار کر واپس جانے لگے تو ایک دم مجھے ہمیش کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میری ہی اوڑ آ رہی تھی، اس سے پہلے کہ زید بھائی وہاں سے جاتا میں بولی بھائی رکو، میں آپ کو اپنی دوست سے ملواتی ہوں۔ مہوش میرے پاس آ کر مجھے کونے مارے اشارے سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ مہوش یہ میرا بھائی ہے، زید بھائی، اور بھائی یہ میری سب سے اچھی دوست مہوش ہے۔ زید بھائی نے سلام دعا کے علاوہ کوئی بات نہ کی اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مہوش بولی ارے واہ یار تمہارا بھائی تو بڑا ہی ہینڈسم ہے،
कैसा चौड़ा सीना, हिरन जैसी आंखें और हाइट भी कमाल की है। वैसे अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे घर में सब लोग ऐसे ही खूबसूरत हैं या फिर सिर्फ तुम्हारा भाई ही? मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं खुद सांवली रंगत और मोटे नकूश की मालिक थी। मैं शक्लो सूरत में बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी थी, जबकि जैद भाई अब्बा पर थे। न जाने महविश के दिल में क्या था कि वो बातों बातों में जैद भाई का जिक्र छेड़ा करती, जो कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बल्कि मैं तो खुद चाहती थी कि जैद भाई की शादी किसी अमीर कबीर मालदार लड़की से हो। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मालदार लड़की से शादी करने के लिए भी मालदार होना जरूरी है, और हम तो एक मुतवासित तबके से ताल्लुक रखते थे। लेकिन एक दिन जब मुझ पर ये राज खुला कि महविश की मामा एक अमीर तरीन बाप की बेटी थी, जबकि उसके बाबा एक सरकारी मुलाजिम थे, ये बताते हुए महविश ने जरा झिझक महसूस न की। अब दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि कैसे भी करके मैं अपने मालदार दोस्त की शादी अपने भाई से करवा दूं, ताकि हम अयाशी कर सकें। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि इस हफ्ते घर जाऊंगी तो अम्मा से इस बारे में बात जरूर करूंगी। मैं बेसब्री से घर जाने का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि जाते ही अम्मा से बात कर लूंगी कि वो जैद भाई के लिए कोई दूसरी लड़की ना ढूंढे, बल्कि मैं अपनी दोस्त को ही अपनी भाभी बनाऊंगी। लेकिन अगर महविशी राजी ना हुई तो? मैं खुद कलामी करती हुई सोच रही थी। खुश कैसे ना होगी, वो तो खुद जैद भाई की इतनी तारीफें कर रही थी, और फिर मैंने उसकी आंखों में जैद भाई के लिए पसंदीदगी देखी है। वो भला कैसे इनकार कर सकती है? मैं अपनी ही सोचों में गुम बैठी, मुंह में न जाने क्या बुड़बड़ा रही थी कि मुझे महविश के आने की खबर ना हुई। मैडम किन सोचों में गुम हो, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। महविश मेरे बराबर बैठते हुए बोली, अच्छा बताओ तो क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। महविश अच्छा एक बात तो बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? महविश अपनी बुक्स को अपने सीने के साथ लगाते हुए बोली, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे, मेरी हर छोटी मोटी खुशी का ख्याल रखे, भले ही उसके पास मालो दौलत ना हो, मगर मुझे रिस्पेक्ट दे। और हाँ एक चीज और जो मेरे लिए सबसे अहम है, उसकी हाइट अच्छी हो, और ऐसा हो कि जो भी उसे पहली नजर देखे वो बस उसके दिल में उतर जाए। मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें ये सब क्वालिटीज एक ही इंसान में चाहिए? महविश अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और बोली, जी हाँ, अगर ये सब क्वालिटीज मुझे मिली तो मैं शादी करूंगी, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। वो मेरा हाथ पकड़े बोली, अच्छा चलो, क्लास नहीं लेने क्या? फिर मुझे घर के लिए भी निकलना है। वैसे जैनब इस दफा भी तुम्हें कोई लेने आ रहा है या अकेली ही जाओगी? मैं मुस्कुराते हुए बोली, नहीं जैद भाई लेने आएंगे। लास्ट टाइम उन्हें कोई जरूरी काम था जिसकी वजह से वो ना आ सके। मुझे जैद भाई की कॉल आई कि वो कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जल्दी से अपना कुछ जरूरी सामान बैग में डाला और तेज तेज कदम उठाती हुई हॉस्टल से बाहर निकली। सामने ही कॉलेज के लॉन में मुझे महविश नजर आई। मुझे बाहर जाता हुआ देखकर वो मेरे पास आई। जैनब घर जा रही हो क्या? चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाती हूँ। वो मुझे बाहर तक छोड़ने गई तो बड़ी बेतकल्लुफ होकर जैद भाई से हेलो हाई करने लगी। मैं दिल ही दिल में खुश थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी शायद वो खुद ही हो रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि महविश कहीं न कहीं जैद भाई को पसंद करने लगी है। रास्ते में जैद भाई बोले, जैनब तुम्हारी दोस्त कुछ ज्यादा ही आजाद ख्यालात की मालिक है। वैसे एक बात कहूँ, ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एक तो वो इतनी ओपन माइंडेड, और ऊपर से उसका लिबास देखा था, कितनी शॉर्ट शर्ट और नीचे जीन्स पहन रखी थी। मैं चिढ़कर बोली, जैद भाई अब सब लोग आप जैसे तो नहीं होंगे। उसकी तमाम फैमिली एजुकेटेड है और ऊपर से उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो लिबास भी तो अपने स्टेटस के लिहाज से पहनेगी, जैसा कि हम मिडिल क्लास लोग शलवार कमीज पहनते हैं। वैसे जिससे भी महविश की शादी होगी उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उसके माँ बाप के बाद सब कुछ उसी का तो है। जैद भाई बोला, जैनब दौलत ही सब कुछ नहीं होती। कुछ लोग बहुत कम हैसियत होने के बावजूद अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन होते हैं,
اور کچھ کے پاس इतना मालो दौलत होता है, उसके बावजूद भी वो परेशानियों और मुश्किलात में घिरे होते हैं। बेख्याली से मेरे मुंह से निकला, वैसे भाई आपको मैं भी शक्लो सूरत के लिहाज से कैसी लगती है? जैद भाई बोला, मैंने कभी उसकी शक्लो सूरत पर गौर नहीं किया। मैं भाई को छेड़ते हुए बोली, आपको तो ये पता है कि उसने कैसा लिबास पहना हुआ था। एकदम से बाइक रुकी। जैद भाई बोला, चलो अब नीचे उतरो, सारे रास्ते मेरा दिमाग चाटती रही हो। मैं कंधे पर अपना बैग लटकाते हुए बोली, आप तो जैसे सारे रास्ते खामोश बैठे रहे थे। अम्मा जो दरवाजे पर खड़ी थी बोली, जैनब तुम तो आते ही शुरू हो गई हो, कम से कम यही देख लो कि तुम गली में खड़ी हो। मैं अम्मा को गले मिलते हुए बोली, अम्मा आप मेरे साथ नाइंसाफी करती हैं, कसूर चाहे जैद भाई का भी हो, फिर भी आप मुझे ही डांटती हैं। अम्मा मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोली, जैनब मैं तुम दोनों को ही समझाती हूँ कि प्यार से रहा करो। जब तुम अगले घर चली जाओगी फिर अपने भाई को याद किया करोगी। मैं भाई की तरफ इशारा करते हुए, उन्हें और याद कभी भी नहीं, मैं तो शुक्र करूंगी कि मेरी जान इनसे छूटी। भाई मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, अम्मा बस आप जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढें और इसकी शादी करें। एक तो इसे छोड़कर आऊं और लेकर आऊं और दूसरा ऊपर से इसकी बातें सुनूं। अम्मा बोली, चुप कर जा जैद, आज पूरे 1 हफ्ते के बाद मेरी बच्ची घर आई है, जाओ इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। देखो तो पहले से कितनी कमजोर हो गई हो। रात को खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अम्मा के कमरे में जाकर महविश के बारे में अम्मा से बात करूं, क्योंकि ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। अभी मैं कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि अम्मा मेरे कमरे में आ गईं। अरे अम्मा, मैं आपके पास ही आ रही थी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं अम्मा को दोनों हाथों से पकड़ती हुई अपने पास बिठाते हुए बोली, आप कह रही थी कि भाई की शादी करनी है, तो मेरी नजर में एक लड़की है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मालदार, अमीर कबीर माँ बाप की बेटी है। नहीं जैनब, हमें कोई अमीर कबीर मालदार लड़की नहीं चाहिए। मैं तो जैद का रिश्ता अपने बराबर के लोगों में करूंगी, हमें किसी के मालो दौलत की जरूरत नहीं। मेरा बेटा इतना तो कमा ही लेता है कि वो अपने बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। अच्छा सुनो, तुम शाम में तैयार हो जाना, जैद के लिए रिश्ता देखने जाना है। मैं बोली, लेकिन अम्मा इतनी जल्दी, थोड़ा सब्र कर लें। अम्मा बोली, और कितना सब्र करूं, मैं तो बस इस इंतजार में थी कि कब जैद की जॉब लगे और कब मैं उसका रिश्ता पक्का करके साथ ही उसका निकाह कर दूं। मैं मुंह बसोरते हुए बोली, अम्मा आपका एक ही तो बेटा है, उसका भी सादा निकाह ही करेंगी। देखो जैनब, मैंने जो लड़की पसंद की है वो यतीम है। मैं उस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी पर बिला वजह बोझ डाला जाए। मैं चाहती हूँ कि बस 4 गवाहों की मौजूदगी में लड़की ब्याह कर ले आऊं। बस तुम शाम को तैयार रहना। लड़की तो मुझे पहले ही पसंद है, जाकर बस छोटी मोटी रस्म कराएंगे। मैं बोली, मगर अम्मा सोच लें, ये ना हो कि गरीब घर की बहू लाकर आप बाद में पछताएं। अम्मा बोली, जैसी वो सुलझी हुई लड़की है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने फैसले पर पछताऊंगी। जैद को भी लड़की पसंद है। अच्छा, तो मतलब आप दोनों माँ बेटे ने पहले ही लड़की पसंद कर रखी थी। मुझे तो किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया, मैं तो किसी खातिर में ही नहीं। अम्मा बोली, इसलिए तो तुम्हें शाम में साथ लेकर जा रही हूँ, तुम भी देख लेना। मैं बोली, अब देखने का क्या फायदा, जब आप दोनों फैसला कर चुके हैं तो मेरे चाहने या न चाहने से क्या होगा। शाम को न चाहते हुए भी मैं अम्मा के साथ लड़की देखने के लिए चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे न जाने की वजह से मेरे भाई के दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा हो। देखने में तो भाई की मंगेतर काफी खूबसूरत थी, मगर मुझे वो एक आंख ना भाई, क्योंकि मैं उसकी जगह महविश को देखना चाहती थी। मैंने उससे कोई खास बातचीत ना की। उसके घर वालों और अम्मा के मुश्तरका फैसले से 3 दिन के बाद निकाह की तारीख रखी गई। उस दौरान अम्मा ने मुझे कॉलेज जाने से सख्ती से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं अकेली क्या क्या करूंगी। जैद भाई, जो कि अपने ऑफिस के काम में मसरूफ थे, बोले, अम्मा रहने दें, जाने दें, इससे लगता है इसे मेरे निकाह की कोई खुशी ही नहीं। पहले तो बड़ा कहती थी शादी कर ले। मैं चारपाई पर बैठते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने कॉलेज से पूरे 1 हफ्ते के लिए ऑफ ले लिया है। आखिर को मेरे लाडले भाई की शादी है। जैद भाई मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, वो तो है ही अच्छा। अम्मा, जिन जिन चीजों को आपको जरूरत हो मुझे वो लिस्ट बना दें, कल मैं ऑफिस से आते हुए लेता आऊंगा और कल शाम आपको और जैनब को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। जो खरीदना हुआ खरीद लेना।
میں بولی مجھے کچھ نہیں لینا۔ اماں بولی کیوں بھائی، کیا نکاح والے دن ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی جاؤ گی؟ آخر کو تم دولہے کی بہن ہو، کوئی اچھا سا ڈریس پہن کر جانا۔ نکاح کے بعد صبا بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت سگڑ اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے شادی کے چند روز بعد ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ گھر کے ساتھ ساتھ وہ اماں کی بھی بہت خدمت کرتی، لیکن مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ بات بات پر میں اس کی انسلٹ کیا کرتی، جو کہ اماں کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ صبا کہتی اماں کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ میں زینب کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ ایک ہفتہ چھٹی گزارنے کے بعد جب میں کالج گئی تو مہوش میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی زینب پورا ایک ہفتہ کہاں غائب رہی ہو؟ سب خیر تو تھی نا؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے بنا یہ پورا ویک کتنی بوریت میں گزارا ہے۔ میں بولی کچھ نہیں یار، بس گھر میں ایک ایمرجنسی بن گئی تھی، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے کالج سے آف لینا پڑا۔ میں نے مہوش کو اس بات کی ذرا بھی بھنک نہ پڑنے دی کہ میں زید بھائی کی شادی کی وجہ سے گھر پر رکی ہوئی تھی۔ مہوش بولی کن خیالوں میں ہو؟ اچھا زینب تمہیں پتا ہے میری برتھ ڈے تھی اور میری برتھ ڈے پر بابا نے مجھے گاڑی گفٹ کی ہے، کسی دن لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ میں نے بس مسکرانے پر ہی اتفاق کیا، پیپر نزدیک تھے اس لیے میں نے ہاسٹل سے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر پر رہ کر پیپرز کی تیاری کرنا چاہتی تھی، تیاری کے ساتھ ساتھ میں نے اس کام کو بھی سر انجام دینا تھا جو میں بھائی کے نکاح سے پہلے سوچ رہی تھی۔ زید بھائی مجھے ہاسٹل لینے کے لیے گئے تو مہوش بولی کسی دن زید کو لے کر ہمارے گھر آؤ نا، میں تمہیں اپنے ماما اور بابا سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں بولی کیوں نہیں، ہم لوگ کسی دن ضرور چکر لگائیں گے۔ گھر آتے ہی میں نے صبا پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے میں اس سے کہتی اور پھر اسی کام میں نقص نکالتی۔ آہستہ آہستہ میں نے زید بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ صبا کے خلاف اس کے دماغ میں زہر بھرنے لگتی کہ میں صبا کو کسی بھی کام کے لیے کہتی ہوں تو وہ مجھے صاف انکار کر دیتی ہے۔ آئے دن صبا اور زید بھائی کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ اماں شاید میری نیت کو جان چکی تھی، اس لیے ایک دن مجھ سے بولی زینب یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں غصے سے بولی اماں میں نے کیا کیا؟ آپ اپنی بہو کو سمجھائیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے وہ زید بھائی سے جھگڑا کرتی ہے، اسے سمجھائیں۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو یہ نہ ہو کہ نوبت طلاق تک چلی جائے۔ اماں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی توبہ کرو، آج کے بعد میں تمہاری زبان سے یہ لفظ نہ سنوں۔ ایک دن جب صبا میرے کمرے میں آئی تو میں موبائل اپنے کان کو لگائے کسی سے فون پر بات کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں اسے یہ محسوس کروا رہی تھی کہ جیسے میں کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صبا میرے کمرے میں آئی اور بولی زینب میں تمہیں ایک بہن کے طور پر ہی کہہ رہی ہوں، یہ سب کچھ جو تم کر رہی ہو کہ اگر ان سب کے بارے میں تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میں حیران و پریشانی کے عالم میں بولی بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ صبا بولی زینب میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہی، بلکہ میں تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ لڑکوں کی جھنجٹ میں مت پڑو ورنہ بدنامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میں اونچی آواز میں چیخنے لگی بھابھی میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، چاہے تو آپ میرا فون چیک کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ یہی وقت زید بھائی کے آنے کا ہے، اس لیے میں یہ سب ڈرامہ رچا رہی تھی۔ وہی ہوا، شور سن کر زید بھائی میرے کمرے میں آئے، میری ایسی حالت دیکھ کر بولے زینب کیا ہوا، تم کیوں اس طرح چیخ رہی ہو؟ زید بھائی کو دیکھ کر صبا بھابھی گھبرا گئی۔ میں بولی بھائی یہ دیکھیں بھابھی مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ صبا اتنی روتی ہوئی آواز میں بولی زید میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی۔ زید بھائی غصے سے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کیا سمجھا رہی تھی؟ بھائی بھابھی کہہ رہی ہیں کہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، جبکہ میں نے تو کسی سے بھی بات نہیں کی، آپ میرا فون چیک کر سکتے ہیں۔ زید بھائی خونخوار نظروں سے صبا کو گھورتے رہے، انہوں نے ایک زوردار تماچا صبا کے منہ پر مارا۔ میں صبا کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی، وہ بولی زید میں نے بہت کوشش کی کہ میں زینب کے دل میں اپنی جگہ بناؤں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے میں خیال رکھتی، مگر شاید یہ مجھے پسند نہیں کرتی، اور میں سچ کہہ رہی ہوں یہ واقعی فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں رو رو کر اپنی بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ زید بھائی نے جب ایک اور تھپڑ صبا کے منہ پر مارا تو وہ بولی بات سچ ہے، میں اب مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی، اب میں ایک اور منٹ کے لیے یہاں نہیں رہوں گی۔
مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ زید بھائی بولے تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ یوں صبا اور زید بھائی کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ صبا اسی دن گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی اب مہوش کو میری بھابھی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مہوش کے اس گھر میں آنے کے بعد تو ہمارا لائف سٹائل ہی بدل جائے گا۔ مہنگی مہنگی گاڑیاں، نوکر چاکر، ہر عیش ہوگا۔ اصل زندگی جینے کا مزہ تو تب آئے گا۔ اب بس مجھے سوچنا یہ ہے کہ زید بھائی اور مہوش کو کیسے ایک کیا جائے۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد میں نے دوبارہ کالج جوائن کیا۔ اس دن بھی مجھے چھوڑنے کے لیے زید بھائی میرے ساتھ گئے۔ عین توقع کے مطابق مہوش پہلے سے ہی میری منتظر تھی۔ مجھے ہیلو کہنے کے بعد اس کی نظریں بیرونی گیٹ پر تھیں۔ زینب تمہیں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ میں مہوش کا ارادہ بھانپ گئی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ میں خود ہی آئی ہوں، کیونکہ اگر زید بھائی آتے تو وہ ضرور تم سے مل کر جاتے۔ ویسے بہت تعریفیں کر رہے تھے تمہاری، انہیں تم بہت اچھی لگی ہو۔ مہوش اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی کیا واقعی؟ لیکن کبھی تمہارے بھائی کی نظروں سے تو مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے گھر آنا۔ ماما اور بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بولی ہاں ضرور آؤں گی، اور اپنے ساتھ زید بھائی کو لے کر آؤں گی۔ اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی۔ میرا پہلا وار تھا جو میں مہوش کے دل پر کر چکی تھی۔ اب تو وہ زید بھائی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں اس کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ صبا سے علیحدگی کے بعد زید بھائی بہت بجھے بجھے سے رہنے لگے۔ وہ چہرہ جس پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اب مرجھا چکا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا کہ میں نے زید بھائی کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں کہتی یہ سب بھی تو میں انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ اماں جو ماموں کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے گئی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ زید بھائی نے صبا بھابھی کو طلاق دے دی ہے تو انہوں نے بہت واویلا مچایا۔ وہ زید بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی یہ سب تم نے زینب کے کہنے پر کیا ہے نا؟ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ لڑکی کچھ نہ کچھ الٹا ضرور کرے گی۔ میری قسمت خراب تھی جو میں کچھ دن رہنے کے لیے چلی گئی۔ زید بھائی بولے اماں میں کیا کرتا؟ وہ زینب پر اتنے گندے الزام لگا رہی تھی تو ایک بھائی اپنی بہن پر ایسے الزامات کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اماں نڈھال سی ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی زید کم سے کم میرے آنے کا تو انتظار کرتے۔ تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کیسے لے لیا؟ اب میں ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مہوش نے گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی۔ میں اور زید بھائی اس پر انوائٹڈ تھے۔ بہت منتوں کے بعد میں نے زید بھائی کو جانے کے لیے منایا تھا۔ ایڈریس کے مطابق ہم جب مہوش کے گھر پہنچے تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ اس محل نما گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوئے، مہوش دیکھتے ہی ہماری اوڑ آئی۔ وہ مجھ سے ملنے کے بعد بڑی بے تکلف ہو کر زید بھائی سے ملی اور پھر ہم دونوں کو اپنے ماما بابا سے انٹروڈیوس کروانے لگی۔ میں تو مہوش کا رہن سہن دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ تو میری توقع سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں رہتی تھی۔ مہوش نے زیادہ تر وقت ہمارے ساتھ ہی گزارا۔ رات کو ہم کافی لیٹ گھر لوٹے۔ زید بھائی کے کمرے میں جانے کے بعد میں اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں سے کس طرح بات کروں۔ ہمت کر کے میں بولی اماں مجھے آپ سے زید بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اماں میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی ہاں بولو، سب خیر تو ہے؟ اماں زید بھائی کے رشتے کی بات کرنی تھی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک دوست ہے جو زید بھائی کو پسند کرتی ہے، کیوں نہ ہم زید بھائی کا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں؟ اماں اگر زید بھائی کا رشتہ وہاں ہو گیا تو ہماری قسمت کھل جائے گی۔ اماں بولی مجھے منظور ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ زید کے ساتھ ہی میں تمہاری بھی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں جلد از جلد یہ فرض ادا کر دوں۔ میں بولی اماں میں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ پہلے اب زید بھائی کی تو شادی کریں۔ اماں بولی یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ جس دن زید کی شادی ہوگی اسی دن میں تمہیں بھی رخصت کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں جو ایک دفعہ کہہ دیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس لیے میں نے اماں کا فیصلہ مان لیا۔ مہوش کے دل کی بات تو میں پہلے ہی جانتی تھی، پھر بھی میں نے اس سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ مہوش ہم لوگ تمہارے گھر زید بھائی کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سن کر مہوش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی جو میں نے دیکھی۔ بولی ہاں ٹھیک ہے، میں آج ہی ماما بابا سے بات کر لوں گی۔
तुम लोग कल किसी भी वक्त आ जाना। मैं बोली, महविश तुम्हारे मामा बाबा को तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा ना, क्योंकि हम दोनों घरों के दरमियान स्टेटस का बहुत फर्क है। आप लोग कहाँ और हम कहाँ। ज़ैनब, मेरे नज़दीक स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी मैं ज़ैद को पसंद करती हूँ और जो कुछ मामा बाबा के पास है वो सब मेरा ही तो है। बस तुम लोग आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। अम्मा ने रिश्ते वाली आंटी की मदद से मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। लड़का बहुत अच्छी फर्म में जॉब करता था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। महविश के घर वालों को ये रिश्ता कबूल था। एक ही दिन मेरा और जैद भाई का निकाह कर दिया गया। महविश भी आकर हमारे घर आ गई और मैं अगले घर चली गई। मगर तीसरे ही दिन मेरे ससुराल वालों ने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया और साथ ही मेरे हाथ में कागज थमा दिए। यूं मैं तलाक का लेबल लिए अपने मेके वापस आ गई। आते ही मैं अम्मा के गले लगकर बेतहाशा रोई। अम्मा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। उन लोगों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अम्मा मुझे दिलासा देने की बजाय बोली, ज़ैनब तुमने ही कुछ सब्र से काम लिया होता। अगर उन लोगों से गलती हो गई तो गलती तुम्हारी भी तो होगी ना। यूं ऐसे ही तो उन्होंने तुम्हें मार पीट कर घर से नहीं निकाल दिया। मैं दहाइयाँ देते हुए बोली, अम्मा उन लोगों ने जो मुझसे कहा मैंने वही किया। ये सब मेरी नंद का किया धरा है। वही अपने भाई और माँ बाप को मेरे खिलाफ भड़काती रही। जैद भाई गुस्से से आग बगोला होते हुए बोले, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं भी जैद भाई को बाजू से पकड़ते हुए बोली, जैद रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप उन लोगों से? अब तो वो ज़ैनब को तलाक दे चुके हैं। अगर इसमें जरा बराबर भी सब्र होता तो आज ये तलाकनामा लेकर यूं अपने मेके में ना खड़ी होती। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं इंसान अपना घर उजाड़ ले। मैं हैरत से महविश की तरफ देखते हुए बोली, महविश ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं। पहले दिन से ही वो लोग मुझ पर तशद्दुद करते रहे, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं जैद भाई को अपना बाजू दिखाते हुए बोली, भाई ये देखें किस कदर बेदर्दी से उन्होंने मारा है। मेरे जख्म देखकर अम्मा तड़प उठी। वो आंसू बहाते हुए मेरे जख्मों को सहला रही थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मुझे तो लगा था कि वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। मुझे क्या पता था कि वो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। मैं भी जैद भाई का बाजू पकड़े उन्हें कमरे में ले गई। मुझे तो हैरत थी जैद भाई पर जो चुपचाप महविश के साथ चले गए। मैं बोली, अम्मा ये जैद भाई को क्या हो गया है? कैसे चुपचाप बीवी के पीछे चल दिए? पहले तो ऐसे ना थे। अम्मा बोली, ज़ैनब ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम ही अपनी सहेली को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। ये लड़की तो मेरी समझ से बाहर है। ना जाने तुम्हें इसमें क्या नजर आया। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी हल्दी वाला दूध बनाकर देती हूँ। उन जालिमों को तो अल्लाह ही पूछेगा जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया। सुबह जब मैं उठी तो मेरे जख्म काफी हद तक बेहतर थे। मैं लेटी हुई खाली नजरों से छत को घूरे जा रही थी कि क्या जो कुछ मैंने सबा के साथ किया ये मुझे उसी की सजा मिली है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। आज जब मुझ पर खुद पर बीत रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि तलाक जिसका लफ्ज सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी, सबा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ होगा ना। जाने वो किस कर्ब से गुजरी होगी। बेगुनाह होते हुए भी मैंने उसे मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया। पता नहीं मेरा अल्लाह उसके लिए मुझे माफ करेगा या नहीं। कुछ ही देर में अम्मा की आवाज आई, ज़ैनब बाहर आकर नाश्ता कर लो। भाई और महविश का तो रोज का मामूल था कि उनका नाश्ता बाहर से आता। रोजाना रात का खाना बाहर खाते क्योंकि महविश को हमारे घर का खाना पसंद नहीं था। महविश का हर काम मैं अपने हाथ से किया करती, इसके बावजूद वो मुझसे सीधे मुंह तक बात ना करती। एक दिन मैं कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर ले जा रही थी कि जब मेरा पांव सीढ़ी से फिसला और मैं धड़म से नीचे फर्श पर जा गिरी। मेरी चीख सुनकर अम्मा दौड़ते हुए मेरे पास आई। मैं दर्द से कराह रही थी। कुछ देर बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। अम्मा मेरे पास ही खड़ी रो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे अपनी टांगों में कुछ खला सा महसूस हुआ। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता, मैं कर्ब से चीख रही थी। अम्मा बोली, ज़ैनब ऐसा ही हुआ है, तुम्हारी एक टांग चूर चूर हो गई थी और इसी वजह से डॉक्टरों को काटना पड़ी। मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? मुझसे तुम्हारे दुख देखे नहीं जाते। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई?
कुछ दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही मैं और अम्मा घर आए, हमारे लिए एक और क़यामत हमारी मुंतज़िर थी। ज़ैद भाई बोले, अम्मा, हम लोग महविश के घर जा रहे हैं और अब हम वहीं रहेंगे। अम्मा बोली, ज़ैद, ये तुम क्या कह रहे हो? हम कैसे तुम्हारे बगैर रहेंगे? ज़ैद भाई बोला, अम्मा, आप और ज़ैनब दोनों हैं ना, एक दूसरे के लिए, और फिर मैं हर महीने आपको माकूल रकम भेजता रहूंगा। आप तो जानती हैं महविश इस माहौल में कहाँ रह सकती है। वो मेरी बीवी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। ये कहकर ज़ैद भाई चला गया और अपने पीछे हजारों सवालात छोड़ गया। मैं मुंह दूसरी साइड पर किए अम्मा से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा अपने हवासों से बेगाना खड़ी ज़ैद भाई को जाते हुए देख रही थी। मैं बोली, अम्मा, होश में आओ। अम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं गलत थी। मुझे लगा कि पैसे से हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। पैसे के लालच में ही मैंने सबा के साथ इस कदर नाइंसाफी की कि आज मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। उस पैसे की वजह से ज़ैद भाई आज हमसे दूर हो गए हैं। मैं अम्मा के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली, अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। अम्मा मेरे हाथ थामकर अपने होठों से लगाते हुए बोली, माफी मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह से मांगो। हो सकता है वो तुम्हारी मुश्किल आसान करके तुम्हारी सजा कम कर दे, क्योंकि बेगुनाह की आहें आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें सबक की आह लगी है। मैं करवट लेकर रोते हुए सोच रही थी कि मैं तो अपने रब से माफी बहुत देर पहले मांग चुकी, मगर शायद मेरे रब ने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए तो मुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ कि लाचारी की जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या हमें लालच में आकर दूसरों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा कि मैंने सबा के साथ किया?